हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए, जैसा कि आरआरबी एमआई कैटेगरी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और अभी इनके डीबी होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि एमआई कैटेगरी के डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सिर्फ एमआई कैटेगरी नहीं बल्कि रेलवे के जितने एग्जाम्स होते हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, ओबीसी कौन सा मांगा जाता है, नया वाला या फिर पुराना वाला, मेडिकल टेस्ट आखिर कैसे होते हैं, मेडिकल में अगर जो छात्र फेल होते हैं उनका क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं रहने पे नौकरी नहीं मिल सकती है। तो सारी डिटेल्स हम लोग डीबी के रिगार्डिंग हम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए उनको ईयरली प्लान पे अभी एक अच्छी डील मिल रही है। यहाँ पे 520 प्लस डिफरेंट कैटेगरी के एग्जाम्स के 37,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी कि 1 ईयर वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹360 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो और अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके लिंक्स जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एमआई कैटेगरी यानी मिनिस्टेरियल कैटेगरी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, और जिस भी रेलवे एग्जाम्स के फाइनल रिजल्ट जारी हो जाते हैं उसके बाद फ्रेंड्स डीबी के शेड्यूल जारी किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। तो अभी तक इनके डीबी के शेड्यूल आए नहीं है। और देखिए, डीबी का जो शेड्यूल आता है, टोटल 21 आरआरबी जोन होते हैं, सभी का अलग अलग ही डेट आते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सबका एक साथ आएगा, किसी का पहले आएगा, किसी आरआरबी जोन का किसी का बाद के दिनों में यहाँ पे डीबी के शेड्यूल जारी होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो सारे एग्जाम्स का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेम ही होते हैं। देखिए, फॉर्म भरते समय जो भी आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डाली थी और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे गए थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। और साथ में यहाँ पे 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी सारे डॉक्यूमेंट्स के मांगे जाते हैं डीबी के समय में। इसके बाद देखिए, बोले गए हैं कि ये जो वेबसाइट होता है www.rrbdb.in, यहाँ पे पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे का ओरिजिनल कलर में यहाँ पे स्कैन करवा के अपलोड करने होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ कुछ जोन में ये चीजें मांगी जाती है, कुछ कुछ जोन में अपलोड करने नहीं बोला जाता है। तो जिस भी आरआरबी जोन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस तरह से नोटिस आ जाएगी। तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ट्रू कलर में, बिल्कुल ओरिजिनल कलर में यहाँ पे अपलोड कर देने होंगे। और फिर वही सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और साथ में 2 फोटोकॉपी जब डीबी हो, जिस डेट में बुलाया जाए उस डेट में लेके जाना होता है। अगर नहीं मांगा गया अपलोड करने के लिए तो अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट डीबी डेट में जाके अपना डीबी कंप्लीट करवाना होता है। इसके बाद देखिए, जो भी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, चाहे मार्कशीट हो जाए, चाहे जो भी आपका SC ST का OBC का सर्टिफिकेट, सब कुछ दोस्तों 2 ही लैंग्वेज में मांगे जाते हैं। या तो इंग्लिश में सर्टिफिकेट होने चाहिए या तो हिंदी में होने चाहिए। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके इंग्लिश हिंदी छोड़ा के दूसरे लैंग्वेज में है, जैसे उर्दू में या फिर कोई अदर लैंग्वेज में है, तो सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन इन हिंदी इंग्लिश शुड बी प्रोड्यूस्ड whenever required. Certificate produced during the DV should be strictly in the prescribed format. तो ऐसे दूसरे लैंग्वेज में है तो उसको आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करवा लेना है हिंदी या फिर इंग्लिश में, और सेल्फ अटेस्टेड उस पर आपको सिग्नेचर कर देना है और उसको साथ में आपको लेके जाना होगा। इसके बाद देखिए, नो एडिशनल टाइम, यानी दोस्तों जब डीबी के लिए बुलाया जाए तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सब कुछ लेके जाना है। कोई भी एडिशनल टाइम आपको नहीं दिया जाता है। मान लेते हैं कि किसी के पास फाइनल मार्कशीट नहीं है, सिर्फ फोटोकॉपी है, या फिर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो डीबी में गए और नहीं है तो बाद में आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना ही होता है डीबी डेट के समय। वरना देखिए, क्लियरली बोले गए हैं कि ऐसे छात्र जो यहाँ पे फेल हो जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेके आएंगे, तो उनके कैंडिडेचर भी रिजेक्ट किए जा सकते हैं, डीबी से भी बाहर किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा सारे ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको लेके जाना ही होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मैट्रिकुलेशन या फिर 10th क्लास का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे मांगा जाता है। किस लिए? ताकि आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर सके, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपके जो ओरिजिनल नेम है उसको वेरीफाई कर सके। तो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है मार्कशीट ओरिजिनल, वो आपको लेके जाना होगा। इसके बाद देखिए, 10+2 इंटर लेवल सेकेंडरी PUC इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है जो कि मांगे गए हैं, तो 10+2 का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, अगर किसी पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री या फिर सर्टिफिकेट मांगी गई है तो वहां पे आपको लेके जाना है। अगर नहीं भी मांगी गई है तब फॉर्म भरते समय अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी डिग्री का जिक्र किया है तो उस डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। बात करें नेक्स्ट हम लोग SC ST कास्ट सर्टिफिकेट की, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है उसका फॉर्मेट एनेक्सर नंबर 1 में दिया गया है और उसी फॉर्मेट में मांगा जाता है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पुराना मांगा जाएगा या फिर नया मांगा जाएगा, वो
जो SC/ST सर्टिफिकेट होता है आपका कितना भी पुराना होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब ये रहा दोस्तों एनेक्सर नंबर 1। देखिए इसी फॉर्मेट में आपका SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग अपना SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिएगा कि इस फॉर्मेट में है या फिर नहीं, और ये ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा और साथ में इसका 2 फोटो कॉपी भी लेके जाना होगा। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है जो कि एनेक्सर नंबर 2 में फॉर्मेट दिया गया है, और सेंट्रल का आपको बनवा के लेके जाना होता है सेंट्रल फॉर्मेट में। अब यहाँ पे बोले गए हैं नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीबी, यानी डीबी का जो डेट है उससे 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी फ्रेंड्स कह सकते हो कि लेटेस्ट वाले ओबीसी सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाते हैं, क्योंकि ओबीसी का ये नियम होते हैं कि हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में आपके कम से कम पूरे फैमिली का इनकम 8 लाख से कम होने चाहिए, तब ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट बनता है। तो हर साल फाइनेंशियल ईयर चेंज होते हैं और यहाँ पे इनकम भी चेंज होते रहते हैं, इसीलिए नया वाला ही ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर किसी जोन में पुराना वाला मांगा जाए जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय का, तो अगर आपके पास है तो लेके जाइएगा, वरना नया वाला बिल्कुल भी सभी छात्र को ही बनवा के लेके जाना होगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। अब देख लीजिए ये रहा एनेक्सर नंबर 2, तो इसी फॉर्मेट में ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है। देखिए कई छात्र हैं जो कि स्टेट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, स्टेट वाला फॉर्मेट अलग होता है। तो इस फॉर्मेट में आप लोग बनवा लीजिएगा, अभी आपके पास बिल्कुल भी समय है, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको प्रिंट आउट करवा के और इसी पे आपको बनवा लेना होगा। तहसीलदार का यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, बाकी सारे डिटेल्स आ जाएंगे तो आपका बन जाएगा। और देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर इनके जो सिग्नेचर आ जाएंगे इस पे, तो आपका ये दोस्तों मान्य हो जाएगा। बाकी सारे डिटेल्स और भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसको भी देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा इस ओबीसी के सर्टिफिकेट में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर तहसीलदार का भी सिग्नेचर और सारा डिटेल्स रहेगा तभी दोस्तों ये एक्सेप्टेड रहेंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर या सारा डिटेल्स रहेंगे, या फिर एसडीओ का भी रहेगा तभी ये एक्सेप्टेड रहता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ओबीसी वाले छात्र के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होते हैं जो कि एनेक्सर नंबर 2A में दिया गया है, और ये डिक्लेरेशन आपको खुद से भर के लेके जाना होता है। तो डीबी में जाइएगा तो इसको प्रिंट आउट करवा के एक कॉपी लेके जाइएगा, वहां पे डीबी का प्लेस और डेट डालिएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और नेम ऑफ कैंडिडेट खुद से डाल के, अदर बनवाना नहीं है, सिर्फ अपना डिटेल ही इसमें डाल के सबमिट करना होता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में बोले गए हैं कि नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन फॉर्म जो ओबीसी का होता है एनेक्सर नंबर 2A में है, जिसको आपको डिक्लेरेशन के तौर पे भर के वहां पे देना होता है। इसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बोले गए हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, तो एनेक्सर नंबर 3 में फॉर्मेट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे ईडब्ल्यूएस वाले। और अभी दोस्तों लेटेस्ट जो कोरिजेंडम हुए हैं, किसी भी ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस है, पुराना है नया है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिनका पुराना भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो नया वाला जरूर बनवा लेंगे, ये लेटेस्ट वाले 2022 वाले, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका हर ईयर का मांगा जाता है। तो पुराना वाला है तो पुराना वाला लेके जा सकते हो, और नया वाला तो आपको बनवा के लेके जाना ही होगा। ये देखिए ये रहा एनेक्सर नंबर 3, जो कि यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस के बारे में जो सर्टिफिकेट है इसको प्रिंट आउट करवा लेना है, और या तो आपके स्टेट में भी इसी फॉर्मेट में मिल जाए तो इसी फॉर्मेट में आप लोग बनवा सकते हो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर में इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी जो ईबीसी सेलेक्ट कर लिए थे फॉर्म भरते समय, यानी जिनके पूरे फैमिली इनकम 50,000 से भी कम है सालाना, तो वैसे छात्र को ये वाला सर्टिफिकेट देना होगा जो ईबीसी में टिक लगा दिए थे फॉर्म भरते समय। एनेक्सर नंबर 3A में इसका फॉर्मेट है। तो ये रहा फॉर्मेट एनेक्सर नंबर 3A जो कि ईबीसी वाले छात्रों के लिए है। तो 50,000 से कम आपके फैमिली इनकम है और ईबीसी सेलेक्ट किए थे तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा के लेके जाना होगा, वरना दोस्तों इसके लिए आपको डीबी से बाहर भी किया जा सकता है अगर ईबीसी हो और ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हो तो इसी फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट करके बनवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर नंबर 4, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि जो इंडियन मुस्लिम है या फिर जो जैन है, पारसी है, बुद्ध है, ये सब जो छात्र हैं, ये सारे रिलीजन वाले सिख हैं, तो ये सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो ऐसे छात्र को यहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन भी देना होगा जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होगा। अब ये रहा एनेक्सर नंबर 4 जो कि डिक्लेरेशन है परफॉर्मा फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी टू बी सबमिटेड बाय माइनॉरिटी कैंडिडेट, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं और फॉर्म फी के लिए यहाँ पे एग्जाम्शन के लिए यानी कि 500 फॉर्म फी लगे थे, तो ऐसे केस में जो एग्जाम्शन चाहे थे और टिक लगा दिए थे एग्जाम्शन पे माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले और उनका फॉर्म फी 250 लगा था, तो सिर्फ वैसे छात्र को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, वरना जिनका 500 फी लगा है फॉर्म भरते समय माइनॉरिटी से आते हैं तो उनको ये डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो फॉर्म फी यहाँ पे छूट लिए थे उनको इस वाले सर्टिफिकेट को बनवाने होंगे, और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये बनवाना होगा जो कि कौन कौन से आते हैं। इस तरह से बता दिया गया है कि इंडिया में कौन कौन से हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे किसी भी कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट से आप लोग बनवा सकते हो, उस पर नोटरी का सिग्नेचर हो जाएगा और मजिस्ट्रेट जो होंगे उनके सिग्नेचर और मुहर लग जाएगा, तो ये दोस्तों बन जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे तो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इनसे मांगा जा रहा है, तो ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, यानी जो दिव्यांग छात्र हैं, पीडब्ल्यूडी वाले छात्र हैं, तो उनको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट अपना देना होगा, दिव्यांग वाला जो सर्टिफिकेट बनता है। एनेक्सर नंबर 5A 5B 5C इस तरह से दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर नंबर 7, जो एक्स सर्विसमैन है उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का भी फॉर्म देना होता है, जो कि एनेक्सर नंबर 7 में है। इसको प्रिंट आउट करवा के और खुद से फिलअप करके इसको देना होता है। अब नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉइज विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर, यानी कोई भी छात्र अगर कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के, अगर सेमी गवर्नमेंट भी है या फिर गवर्नमेंट कहीं जगह पे आप लोग जॉब कर रहे हो, तो आपको एनओसी एक सबमिट करना होगा। अगर एनओसी नहीं सबमिट करते हो तो डीबी से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, डीबी में सक्सेसफुल नहीं होइएगा। तो एनओसी देना होगा। अगर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, तो कोई इतना जरूरत नहीं होता है, आप लोग डिटेल्स नहीं भी दे सकते हो इसका। लेकिन सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो एनओसी देना होगा। अगर ये जॉब चाहिए तो डीबी के समय आपको सबमिट करना है। इसके बाद देखिए, एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, तो जो डिफेंस सर्विस होंगे यानी कि एक्स सर्विसमैन वाले छात्र, उनको भी एनओसी देना होता है, तो एनओसी आपको देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, अगर कोई छात्र फॉर्म भरने के बाद अपना लीगल डॉक्यूमेंट में नेम चेंज करवा लिए हैं, तो ऐसे केस में गैजेट नोटिफिकेशन में आप लोगों ने जो अपना डिटेल डाला था वो नोटिफिकेशन की एक कॉपी उनको चाहिए होगी। तो जो नेम चेंज करवाए हैं उनका गैजेट नोटिफिकेशन भी लेके जाना होगा उनको। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, अगर कोई चालान के माध्यम से फी पेमेंट किए थे रेलवे का फॉर्म भरते समय एसबीआई ब्रांच से, तो रिसिप्ट ऑफ फी पेमेंट भी लेके जाना होगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट किए थे तो उसका कोई भी चालान, ये सब कुछ भी लेके नहीं जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चालान से भरे थे तो आपको लेके जाना होगा, ये मांगा गया है। इसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन वाई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, ये तो आपको पता है, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल वाला आप लोग हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल हैज बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा नंबर इतना, तो एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ये ज्यादा जरूरत नहीं है। डिक्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन, इस तरह का कोई केस है तो इसके लिए भी आपको एक एफिडेविट है जो कि बनवा के लेके जाना होता है, कोई भी सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एनी विडो और एफिडेविट स्टार्टिंग, कोई विडोवर है तो ऐसे केस में डेथ सर्टिफिकेट भी लगते हैं उनके, तो वो लेके जाना होगा, ये भी जरूरत नहीं है। इसके बाद 22 नंबर देखिए, एक्स सर्विसमैन के बारे में मेंशन है, कुछ खास इसका भी जरूरत नहीं होता है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जो कि वहाँ पे देना होता है। नोट्स में देखा जाए तो यहाँ पे बोले गए हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी वाले छात्र हैं, खास करके ये सारे छात्र बिल्कुल भी ओरिजिनल और परफेक्ट यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और जो छात्र यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन ये सारे छात्र लिए होंगे और सारे डॉक्यूमेंट ये सारे नहीं सबमिट करते हैं, तो ऐसे छात्र को अनरिजर्व कैटेगरी ही माने जाएंगे अगर एज में रजिस्ट्रेशन लिए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे बोले गए हैं सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो दूसरे फॉर्मेट में आप लोग अगर सर्टिफिकेट देते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सारा परफॉर्मा इन्होंने दे रखा है, इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसी फॉर्मेट में आपको बनवा के लेके जाना होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों, जिसको ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दैट इज प्रोविजनल और रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू, यानी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है या फिर रेगुलर सर्टिफिकेट भी है फाइनल वाला, तो उसमें डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट का होना चाहिए, यानी जो सर्टिफिकेट होता है कब इशू किया गया है उसका डेट जरूर होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे बताए गए हैं, इन केस द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन द कंसोलिडेटेड मार्कशीट विथ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम और इंडिविजुअल मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर ईयर्स विद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन इच शुड बी सबमिटेड। अगर यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपका सर्टिफिकेट मिला है और उस पर डेट ऑफ इशू इस तरह से है, तो ऐसे केस में जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होते हैं, यानी कि जिस पे सारा कुछ डिटेल्स मेंशन है और अगर उसमें डेट ऑफ इशू मेंशन है तो उसको लेके जा सकते हो। ऐसा इसलिए होता है कि फॉर्म भरने के अंतिम डेट से उसके बाद का सर्टिफिकेट आपका होना नहीं चाहिए। फॉर्म भरने के पहले आपके सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए या फिर उस डेट तक मिल जाने चाहिए, तब वो एक्सेप्टेड होता है, वरना यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं इस जॉब के लिए। इसीलिए यहाँ पे डेट ऑफ इशू मांगे जाते हैं सर्टिफिकेट का। आगे बोले गए हैं कि अगर यहाँ पे पर सेमेस्टर या फिर ईयर वाइज एग्जाम दिए हो तो ऐसे केस में पर सेमेस्टर ईयर वाइज भी सर्टिफिकेट लेके आ सकते हो। अगर उसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन दिया गया है तब उसको देखा जाएगा। अगर यहाँ पे बोले गए हैं कि किसी भी सर्टिफिकेट में, किसी भी मार्कशीट में अगर डेट ऑफ इशू नहीं है, तब क्या कर सकते हो कि जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से पास किए हो, वहाँ के हेड से यानी प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर से आपको एक डिक्लेरेशन भरवा लेना होता है, उनसे क्लियर करवा लेना होता है, एक सिग्नेचर और सारा कुछ वो
कर देंगे यहाँ पे लिख के कि इनका जो सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने से पहले ही मिल चुका था, बन चुका था इनका सर्टिफिकेट, तब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से बताए गए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिएगा डीवी से पहले। अब रही बात मेडिकल टेस्ट की, तो देखिए जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा उसके शाम तक या फिर दोस्तों उसके नेक्स्ट डे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और मेडिकल टेस्ट कहां पे होगा, जिस भी आरआरबी जोन में आप लोग जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस जोन के अंतर्गत ज्यूरिडिक्शन में जितने भी रेलवे हॉस्पिटल हैं, किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में आपको भेजा जाएगा। उसके लिए एक मेडिकल मेमो आपको दिया जाएगा और उस मेडिकल मेमो का चार्ज होता है दोस्तों 24 रुपीज। तो मात्र 24 रुपीज आपको लगते हैं यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए। अब जब डीवी के फुल शेड्यूल आपका जारी करवा दिए जाएंगे तो और भी इंस्ट्रक्शंस इसके रिगार्डिंग आ जाएंगे, तो और भी क्लियर आपका हो जाएगा। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर आरआरबी एमआई कैटेगरी में कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चेकअप होगा, कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। देखिए ये रहा आरआरबी एमआई कैटेगरी का पोस्ट पैरामीटर, जिसमें सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। जैसा कि जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी वाला है, इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा गया है। इंग्लिश वाले स्टेनोग्राफर में यहाँ पे C1 मेडिकल मांगे गए हैं। इसके बाद और भी पोस्ट का देख सकते हो। जूनियर ट्रांसलेटर वाले में बात करें तो यहाँ पे C2 मेडिकल मांगे गए हैं। और भी पोस्ट का आप लोग देखिए, सभी पोस्ट का दोस्तों यहाँ पे दिया गया। जैसे इस पोस्ट का देखिए लैब असिस्टेंट वाला का केमिस्ट में, तो यहाँ पे B1 मेडिकल मांगे गए हैं। और मेडिकल अगर जो मांगा गया है उसमें फेल करते हो तब दोस्तों आपको पोस्ट नहीं मिल पाती है। तो जो मेडिकल मेंशन है उस मेडिकल को आपको पास करने होंगे। अब बात करें कि आखिर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है उसमें क्या क्या चेकअप होगा। तो देखिए सबसे पहले B1, C1 और C2 मेडिकल है। इसका दोस्तों दो तरह का टेस्ट होता है। एक तो आई का टेस्ट होता है जिसको विजुअल एक्यूटी बोलते हैं, और एक जनरल फिटनेस टेस्ट होता है जो कि सबके लिए कॉमन फिटनेस टेस्ट होगा। अब B1 में बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंट विजन आई का, एक आई का 6/9 और दूसरे आई का 6/12 मांगा गया है, विद और विदाउट ग्लासेस। यानी ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पावर ऑफ लेंस जो आपका होना चाहिए 4 डायोप्टर से ज्यादा का नहीं होने चाहिए। 4 डायोप्टर से ज्यादा का लेंस पहनते हो तब ऐसे केस में B1 मेडिकल फिटनेस आपको नहीं दिया जाएगा। और जब B1 नहीं मिलेंगे तो ये जो पोस्ट है आपको नहीं मिल सकती B1 वाली। नियर विजन की बात करें तो 0.6 मांगे गए हैं, विथ और विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस पहन के भी ये टेस्ट दे सकते हो या फिर बिना ग्लासेस के भी टेस्ट दे सकते हो। वे रीडिंग यानी बिल्कुल आई के क्लोज यहाँ पे कुछ लिख के रहेगा और उसको बोलेगा पढ़ने के लिए एक आंख क्लोज करके, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आगे बोले गए हैं कि जैसे कि कलर विजन टेस्ट यहाँ पे लिए जाएंगे। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं उनको B1 फिटनेस नहीं मिलता है, तो कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं उनको B1 फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद बाइनोकुलर विजन होते हैं जो कि पास कर दिए जाते हैं छात्र। नाइट विजन टेस्ट होता है, मेजोपिक विजन होता है, ये सारे भी टेस्ट आपके होंगे। तो ये सारे खास कुछ होते नहीं, इसमें तो पास होते हैं। मेनली आपका नियर विजन, डिस्टेंट विजन और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस पास हो गए तो समझिए कि पास माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो C1 मेडिकल है जो कि दोस्तों बहुत कम होता है और ये खास करके सारे छात्र पास ही कर जाते हैं लगभग। यहाँ पे बात करें तो डिस्टेंट विजन 6/12 एक आई का मांगा गया है और दूसरे आई का 6/18 मांगा गया है, विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन यहाँ पे जितने भी डायोप्टर का चश्मा लगाते हो दोस्तों, जितने भी पावर का लेंस मानते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है रेलवे को। यहाँ पे आपको C1 मेडिकल फिट दे दिया जाता है। यहाँ पे नियर विजन के बारे में बताया गया। बाकी कोई भी टेस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा के बारे में नहीं बताया गया। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं होते हैं, और होते भी हैं तभी दोस्तों अगर फेल करते हो कलर ब्लाइंडनेस में तभी आपको C1 मेडिकल फिटनेस दे दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो देखिए कुछ छात्र हैं जो कि लेसिक सर्जरी करवाए होते हैं, आई का कुछ ऑपरेशन या फिर कुछ सर्जरी करवाए होते हैं, तो ऐसे छात्र को भी डरने की जरूरत नहीं है, उनको भी C1 मेडिकल फिटनेस मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें C2 का, तो देखिए सबसे लोएस्ट C2 मेडिकल रेलवे में होता है और लगभग सारे के सारे छात्र पास कर ही जाते हैं। इसमें देखिए एक आई का 6/12 मांगा गया और दूसरा आई आपका जितना भी खराब हो, अगर नहीं भी दिखते हो दूसरे आंख से, तब भी दोस्तों आप पास माने जाओगे C2 के लिए। इसके बाद यहाँ पे नियर विजन तो पास कर ही जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे विद और विदाउट ग्लासेस और बात करें तो यहाँ भी कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे पास माना जाता है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब रही बात जनरल फिटनेस टेस्ट की, तो देखिए जनरल फिटनेस टेस्ट सबका एक ही तरह से लिया जाता है सारे कैटेगरी वाले छात्रों का। अब इसमें देखिए सबसे पहले यूरिन टेस्ट छात्रों के होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लड टेस्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक्सरे लिया जाता है, एक्सरे हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर का जो चेकअप होता है, लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का, उसका ये लोग चेकअप करते हैं। इसके बाद ECG आपका होता है, CT स्कैन होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो कि टेस्ट होते हैं आपके। और देखिए अगर किसी रेलवे हॉस्पिटल में CT स्कैन की या फिर ECG की या फिर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, वहां पे इक्विपमेंट नहीं है, तो बाहर के हॉस्पिटल से भी आपको डिटेल्स मांगे जा सकते हैं। तो बाहर के हॉस्पिटल से आपको ये टेस्ट करवा के आपको रिपोर्ट सबमिट करने होंगे और उसमें बाहर के हॉस्पिटल में जो चार्ज लगते हैं वो तो आपको दोस्तों देने होंगे। ऐसे रेलवे के हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे सिर्फ आपसे 24 रुपीज ही चार्ज करती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि सारे छात्रों का यहाँ पे होता है। बाकी कोई खास करके टेस्ट यहाँ पे होता नहीं है क्योंकि मिनिमम टेस्ट ही मांगे जाते हैं फ्रेंड्स ये सारे पोस्ट के लिए। तो ये रही दोस्तों डिटेल्स मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। बाकी कोई भी और क्वेरी हो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग और मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।